तो देखो वर्कआउट अब है ना मेथोडोलॉजीज का। ओके, तो अब अपन को चैप्टर पढ़ना है, अपन को चैप्टर अपन को चैप्टर पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 9। बहुत मस्त चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से ही पैसों को कैसे यूज करना वो चीज जान चुके हैं। अच्छा, छोटे थे तब भी अपन ये देखते थे कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, चाहे फिर अपन को चॉकलेट लेनी होती थी या फिर किसी को चॉकलेट गिफ्ट करनी होती थी, अपन पहले से अपना अरेंजमेंट होता था कि हाँ भाई इतने पैसे अपन को चाहिए, ऐसा है ना। तो उसी तरीके से ये चैप्टर भी वैसा ही है कि जब आप बड़े लेवल पे आ जाते हो, जब आप कंपनी के लेवल पे आ जाते हो, तब आप पैसों को कैसे मैनेज करोगे एंड हाउ विल यू प्रोक्योर द फंड्स, मतलब अपने को कैसे पैसे लेके आने हैं और उसको कैसे यूज करना है, सो दैट जो अपना प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है, यानी कि जितना खर्चा लगा पैसे लाने में और इन्वेस्ट करने के बाद में जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा हो, रिटर्न आपका ज्यादा हो और खर्चा आपको पैसे लाने में कम हो। इस तरीके से अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपांड, या फिर उसको डाइवर्स करने के लिए भी। तो ये सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत है। हाँ भाई, अगर मेरे को एक ब्रांच खोलनी है, दैट इज एक और एक्सपांशन करना है, पैसों की जरूरत है। ठीक है, मुझे कंपनी चलानी है, वर्किंग कैपिटल, वो भी पैसों की जरूरत है। तो हर जगह पे अपन को फंड का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, इट इज इंडिस्पेंसिबल। यू नो द मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबल, एनीवन? ठीक है, यानी कि हम इस चीज को अलग नहीं कर सकते। अगर हमें सरवाइव करना है और हमें ग्रो करना है, ठीक है, सरवाइव करना है और ग्रो करना है बिजनेस को, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, डे टू डे एक्सपेंसेस हो, सब चीज के अंदर हमें ये चीज चाहिए ना। यहाँ पे इट का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडिस्पेंसिबल है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके बिजनेस से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट, मतलब इसी के आगे बढ़ते हैं अपन, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये जो अपन ने फाइनेंशियल के बारे में पढ़ा, अब उसी फाइनेंशियल को कैसे अपन को मैनेज करना है वो चीज के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले तो इसका ये देख लो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हो गया। अच्छा, लास्ट स्लाइड में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने सिर्फ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई पैसा, द फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, क्यों जरूरत होता है, क्या जरूरत होता है। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको कैसे मैनेज किया जाए पैसों को। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स दोज बिजनेस एक्टिविटी दैट आर कंसर्न्ड विथ एक्विजिशन। मैंने बोला ना आपको सबसे पहले कि भाई पैसा कहां से लाया जाए, द एक्विजिशन। जस्ट होल्ड ऑन फॉर, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना। चलो ठीक है, तो अब ये हो गया पैसा कहां से लाया जाए, एक्विजिशन का मतलब हो गया कि अपन कहां से पैसा लेकर आए, एंड कंजर्वेशन का मतलब उसको बचा के, उसको सांच के यूज करे, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स। ठीक है, जो हम पैसा लेके आ चुके हैं उनको बचा बचा के यूज करो, और जो अपन कैपिटल फंड्स आपको पता है ना, जैसे कि अपन ने कोई मशीन खरीद ली, ये अपना कैपिटल फंड हो गया। कोई अपन ने लैंड खरीद ली, जो फिक्स्ड एसेट्स टाइप अपन ने खरीद ली ना, वो सब अपने कैपिटल फंड होते हैं। उनको कंजर्व करके चलो और ज्यादा ज्यादा पैसा लेकर आओ। क्यों क्यों लेके आए, इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, ये मीनिंग अपन को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। इस मतलब अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप कह सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ऐसे सारे बिजनेस में कामकाज जो पैसों को लाना और जो है उसको बचाना, जो है उसको बचाना, सो दैट अपन आगे जाके उसको यूज कर पाए। अच्छा, एक और लाइन है जो बहुत ज्यादा मेरे को अच्छी लगी थी, अपने एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फंड। क्या एनीवन ट्राई करना चाहता है, ऑप्टिमल का मतलब? प्रॉपर, ट्रू, मतलब ऐसे इफेक्टिव इफेक्टिव, प्रोक्योरमेंट। प्रॉपर, या फिर मैं कह सकता हूँ अच्छे से, ऐसे है ना। तो हिंदी में अच्छे से उन सब फंड्स को प्रोक्योर करे। और देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोक्योरमेंट अच्छे से क्यों करना है, सो दैट जो अपना कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो अपना हमेशा और हमेशा कम होना चाहिए। किससे?
किससे कम हो? पैसे लाने का जो खर्चा है वो रिटर्न से कम होना चाहिए, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आगे इसके ऊपर तुम पूरा पढ़ोगे, जो कैपिटल स्ट्रक्चर जब मैं समझाऊंगा ना तब यही चीज आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है ना। अब मान लो आप 1 लाख रुपए लेके आते हो, उसके ऊपर आप 10% इंटरेस्ट लगा रहे हो, मतलब आप 1 लाख पे 10,000 रुपए पे करोगे। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए क्या है? आपका कॉस्ट है। तो भाई ऐसा कुछ मैनेजमेंट करो ना कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 लाख पे आपको कम से कम 12% या फिर 20% या फिर जितना भी परसेंट आपको उससे ज्यादा मिले। यानी कि मान लो अगर मैं 20% कंसिडर करूं तो आपको 20,000 मिले, तभी तो भाई आप बिजनेस में सरवाइव कर पाओगे, तभी तो आपके हाथ में सरप्लस आएगा। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, मतलब अच्छे से सोच समझ के इफेक्टिवली, एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। अच्छे से यूज का मतलब जो है वो ये हो गया कि भाई अच्छे से यूज कैसे पता चलेगा कि भाई अच्छे से अच्छा यूज किया है, इस तरीके से पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम होना चाहिए, या फिर उल्टा बोल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द थिंग। ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी कुछ इंपॉर्टेंस है ना, और उसके कुछ इंपॉर्टेंस जो है जरूरी है, क्यों बिजनेस को अपन को चलाना है, सरवाइव करना है ना। और भी बहुत सारे अपने एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं कि अपन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से क्या चीज मिलती है और क्या अपन उसको मतलब अच्छे से गोल लेके चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है अपन को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस में क्या बोला हुआ, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। अब अगर मान लो आपने अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, ठीक है, अब अगर अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया और आपको पैसों की जरूरत, मतलब आप मशीन्स को एक्सपांड करोगे, फिर आप अपना कॉम्पोजिशन मतलब क्या कि किन किन, मतलब आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपके क्या क्या चीजें आ रही, आपके फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। जस्ट टेक एन एग्जांपल। कंपोजिशन का मतलब एक बार के लिए मैं आपको एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, क्या क्या चीजें आ रही है आपके फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स का मतलब आपको बहुत सारा अकाउंट्स किया हुआ आपने यार, क्या क्या आता है फिक्स एसेट्स के अंदर? चलो, Land, building, लैंड machinery, एंड मशीनरी plants. प्लांट। मशीनरी, ठीक है, वेरी गुड। मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब जो भी अपने अलग अलग तरह के। और कोई मतलब एक एग्जांपल और बता दो मेरे को। कुछ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। फर्नीचर। फर्नीचर, ठीक है, तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स है। अब अगर मैं अपने पैसों का मैनेजमेंट अच्छा रखूंगा, अगर मैं अपना बेस्ट मैनेजमेंट करता हूं पैसों का, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा साइज, यानी कि ये सब चीजें, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीजें भी बढ़ेगी, और इसके साथ में मैं और भी कॉम्पोजिशन जो है वो भी बढ़ेगा, तो साइज भी बढ़ेगी एंड कॉम्पोजिशन भी बढ़ेगा। अपने एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे को लाइन तो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हर वक्त हर टाइम बच्चे पूछते हैं मुझे कि भाई इस लाइन का मीनिंग क्या है। एक मिनट मैं पेज निकाल लेता हूँ। एक लाइन लिखी हुई थी जो मतलब काफी कंफ्यूजिंग टाइप है। ओके देखो, फॉर एग्जाम्पल अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब अगर आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन करोगे तो आपका क्या होगा, डिसीजन टू इन्वेस्ट 100 करोड़ रुपए वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड ब्लॉक बाय दिस अमाउंट। ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग सिंपल है कि अगर आप अपना मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, और कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही तरीके से सोच समझ के करोगे, ठीक है, तो आपका ये साइज और कॉम्पोजिशन बढ़ेगा भी, और आपका जो पैसा है वो कहीं पे ब्लॉक भी नहीं होगा। मतलब अगर अच्छे से दिमाग लगा करेंगे तो ऐसा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि मैंने बोल दिया यार मुझे है ना मतलब अभी एक आईफोन चाहिए, फिर मैं सोचा एक मतलब ऑडी कार भी ले लेते हैं, ऐसा पैसा था, लेकिन मैंने सब पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट कर दिया कि वो पूरा ब्लॉक हो गया। तो इसको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस बोलूंगा। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता ना तो मैं पैसों को ब्लॉक नहीं करूंगा। तो इसीलिए मतलब सोच समझ के, इंपॉर्टेंस है इसका ये कि अगर आप अच्छे से अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तो आपके फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ते जाएंगे और आपका पैसा जो है वो ब्लॉक भी नहीं होगा। ऐसा ये अच्छा इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखो तो, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। क्वांटम मतलब कि कितनी क्वांटिटी में, मतलब 1 लाख का करंट एसेट्स है आपके पास में, 50 लाख का करंट एसेट्स है, 200 करोड़ का आपके करंट एसेट्स की क्या मतलब वैल्यू है।
और उसको आप कितना जल्दी ब्रेक डाउन कर देते हो या फिर ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल्स के तो आपको अच्छे से पता ही है, जो बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। इन्वेंट्री हो गया अपना स्टॉक। तो देखो अपना जो करंट एसेट्स है ना, वो इन ये तीन मेजर है। इसके बाद में और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तीन मेजर है। एक क्या? एक तो कैश, दूसरा क्या? दूसरा स्टॉक, और तीसरा क्या? तीसरा डेटर्स, जहां पे इन्होंने नाम लिखा हुआ है डेटर्स की जगह पे रिसीवेबल्स। तो कहने का मतलब कि आपके जो करंट एसेट्स है, ठीक है, वो आपको कब इस फॉर्म में रखने हैं, ये फॉर्म में रखने हैं, और कब इसको डायरेक्ट कैश के अंदर बदल लेना है, वो आपके ऊपर है। आपको लिक्विडिटी चाहिए या आपको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए? मतलब कि आपको हाथ में कैश चाहिए यानी कि प्रॉफिट चाहिए, या फिर आप अरे आने दो ना, पैसा आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, आज तो कल आ जाएगा, आपको लिक्विडिटी चाहिए। अब ये लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, वो कौन सोचता है? जब अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तब अपन सोचेंगे। भैया मान लो मेरे को अगले साल ही पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे को नई मशीन्स खरीदनी है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया तब मेरे को पता चला ना, दिस इज द इंपॉर्टेंस। और तब मैंने क्या डिसाइड कर लिया? भाई अपने को लिक्विडिटी नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। आ रही समझ में बात मेरी? अंडरस्टूड है ना अच्छे से? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और अ क्लैप सो Yes, sir. दैट ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बढ़ता हूं, दैट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज। सिंपल है, वही थोड़ा सा उसका ही लिंक आ गया ऐसा, है ना? तो भाई कितना लॉन्ग टर्म पैसा यूज करना और कितना शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना और शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। देखो ऊपर वाला जो इंपॉर्टेंस है ना, वो खाली फिक्स्ड एसेट्स का कंपोजिशन और साइज बता रहा था। कह रहा है कि अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो ये दोनों बढ़ेंगे, और ये कह रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे तब आपका जो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है वो अच्छे से यूज हो पाएगा। ठीक है, मतलब आपका पैसा कभी ब्लॉक नहीं होगा, वो इस पॉइंट का मीनिंग। ठीक है, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। कई बार अपन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर लेते हैं, भाई बड़ी बड़े लोन ले लेते हैं, फिर वो मतलब टूट नहीं पाता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करना है तो आप डेट ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको लोन जैसा ही फंडा करना है तो आप इक्विटी ले सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आपको लाइफ टाइम अपने सर पे बर्डन चाहिए क्या, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि भाई मेरे को लाइफ टाइम बर्डन चाहिए तो इक्विटी प्रेफर करो, ठीक है, और मेरे को नहीं चाहिए तो भाई डेट प्रेफर करो। ये चीजें भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझा के देगा ऐसा, ठीक है। ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मदद से आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी इनकम आ रहे हैं ना, वो सब इनडायरेक्टली, वो सब के सब इनडायरेक्टली इसके अंदर लिंक्ड है। मतलब अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। बुरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपके जितने भी आइटम्स है वो थोड़े कम होंगे और आपका जो प्रॉफिट जो कम होगा या फिर लॉस हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्लियर है सबको अच्छे से? चलो, इसके बाद में हमें थोड़ा सा और एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि भाई क्या मकसद है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। बहुत लंबे 2-3 पैराग्राफ लिखे हैं, उसको मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन कर दिया। यू कैन आल्सो रीड इट एंड आस्क मी कि अगर आपको कोई डाउट हो। सबसे पहला चीज जो है, टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द ओनर्स फंड, ओनर्स इन द लॉन्ग रन। मतलब कि जो भी ओनर है, जिसने भी बिजनेस, जो बिजनेस को यूज कर रहा है, बिजनेस को बनाया एंटरप्राइज, उसको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ मिले, और शॉर्ट टर्म पीरियड में नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड में। इस कंसेप्ट का नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। टू एंश्योर दैट ईच डिसीजन इज एफिशिएंट एंड एड सम वैल्यू। अब देखो ये जो डिसीजन वाली बात है ना, नेक्स्ट पॉइंट वही आ रहा है, वो डिसीजन वाली बात ही बताता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है। तो डिसीजन के ऊपर मैं बताता हूं, यानी कि आप जो भी डिसीजन लो, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा ना, साइज एंड कंपोजिशन के अंदर अपन को इन्वेस्टमेंट वाला लेना है क्या, इसके अंदर अपन ने पढ़ा करंट एसेट्स के अंदर, क्या पढ़ा था करंट एसेट्स के अंदर? एनीवन? आपको दो कंडीशन मैंने बताई थी करंट एसेट्स के अंदर, कोई कहना चाहे तो। Liquidity and profitability.
लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपको क्या चाहिए वो डिसीजन आप देखो, है ना। तो वो वैसे जो भी डिसीजन अपन लेंगे वो एफिशिएंट हो और कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे बिजनेस के अंदर ऐड करे। टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो इक्विटी शेयर्स है उसकी प्राइस बढ़ाओ, और साथ साथ में टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। देखो मतलब ज्यादा पॉइंट मेरे को मिले नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें अपन को ऑलरेडी एक्सप्लेन थी इसके अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। अब फाइनेंशियल डिसीजन कैसे किया जाए, या फिर फाइनेंशियल डिसीजन है क्या। जैसे कि अब अपन जब मैनेजमेंट कर रहे थे तो अपन को पता चला कि भाई ये चाहिए लॉन्ग टर्म यूज करना है, शॉर्ट टर्म यूज करना है, पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। आपको फिक्स्ड एसेट ज्यादा चाहिए या फिर जो करंट एसेट ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आए अपने सामने कि भाई ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं। तो इसीलिए ना ये पूरे चैप्टर का एक मेजर पार्ट ये हो गया, क्या, फाइनेंशियल डिसीजन। देखो सबसे पहले अपन ने बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका इंपॉर्टेंस और ये। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया तब पता चला कि भाई अपन को डिसीजन भी लेना पड़ेगा। अब वो डिसीजन के अंदर क्या है ये देखो। तो सबसे पहला जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई कहां पे इन्वेस्ट किया जाए। मतलब मेरे पास में पैसे ऑलरेडी है, अब ये पैसों को कहां पे इन्वेस्ट करूं, दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा बुक के अंदर है ना, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद में अपन बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे, और इसके अंदर फिर अपने को ये भी पढ़ना है कि भाई किस तरह से ये अफेक्ट करता है, हाउ डज दिस अफेक्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं। कोरोना आ गया, क्लासेस बंद है, ये अफेक्ट किया मेरे को। अगर क्लासेस शुरू होती तो अभी तक अपन बहुत सारी केस स्टडी सॉल्व कर चुके होते हैं, बहुत, हालांकि अपन ने दूसरा काम किया ऑनलाइन, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है। तो वो चीज एक फैक्टर्स अफेक्टिंग अपने स्टडीज के लिए। भाई मेरे पास बुक नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी बात बताता हूं कि मुझे पैसा जो है वो 5 साल तक नहीं चाहिए। पैसा जो है मुझे 5 साल तक नहीं चाहिए, मेरे पास में 1 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे को 5 इयर्स तक उसको यूज नहीं करना। तो वो क्या हो जाएगा, मेरे को पैसा लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन माई नीड, अब अगर मेरे को पैसा अगले 6 महीने के अंदर चाहिए तो मैं इन्वेस्टमेंट जो मैं सोचूंगा इन्वेस्टमेंट ना ही करूं, और करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए करूं। तो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अपन को कोई भी 5-6 याद करें, ज्यादा नहीं, लेकिन समझने सब है, समझदारी हर एक के अंदर रखनी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कि भाई अपन को पैसा कहीं पे डालना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसका एक अलग नाम दिया हुआ अपने बुक के अंदर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो बात वही है, और इसके अंदर ना हम कई बार मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। क्योंकि देखो फिक्स्ड एसेट जो है वो मैंने आपको बता दिया 5 लाख की जरूरत नहीं है मेरे को 5 साल तक, 1 लाख की जरूरत मेरे को 5 साल तक नहीं है, तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स। अब मेरे को 6 महीने के अंदर जरूरत है, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूं। तो अब आपके ऊपर, आप किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहो, ऐसा। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। कि भाई पैसा जो है वो कहां से आएगा, मतलब किस तरीके से उसको अपन यूज करेंगे। जो प्रोक्योरमेंट वाला बात था ना, उसके अंदर अपन को सोचना है कि भाई पैसा कहां से, कितने कॉस्ट में आएगा और कम से कम कॉस्ट में लाना है। अब उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई मुझे ना पैसा लाना है, मेरी जो नीड है वो खाली 6 महीने के लिए, ठीक है। अब मेरी नीड सिर्फ 6 महीने के लिए, तो मैं सोचूंगा भाई पैसा 6 महीने के लिए बोरो करूं, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर 5 साल वाला कम इंटरेस्ट पे बोरो करूं। ऑब्वियस सी बात है मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग करूंगा ना, क्योंकि मेरे को 6 महीने की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा कॉस्ट भी बचेगा और ये सब चीजें बचेगी। तो ये हो जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। और सेम इसी तरीके से फाइनेंसिंग डिसीजन के भी क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कभी मैंने ये आपको टाइम पीरियड वाली बात बताई, वैसे और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही अपनी मार्केट में गुडविल बनती है, या फिर जो बड़ी कंपनीज है उनका मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। पैसा देना चाहिए किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इन सबको पैसा देना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो दिस इज
डिविडेंड डिसीजन। ये 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन है हमारे। ये तीनों के ऊपर अगर अपन अच्छे से दिमाग लगा के सारी कंडीशन समझ के, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए तो ये चीज पढ़ाया जा रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्यों फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपको पता चले जब आगे लाइफ में आप कहीं पे डिसीजन लो, फाइनेंशियल डिसीजन लो, तो आप तीनों चीज को सोचो कि भाई पैसा कहां से लाना है, पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, और पैसा कितनों को रिटर्न देना है। ये तीनों के डिसीजन आप सोचोगे। अब वो चीज आप कैसे सोचोगे? अगर आपको उसके फैक्टर्स पता होंगे तभी ना। अब जैसे कि आपको फैक्टर्स पता है कि पढ़ाई के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो। अगर आपको फैक्टर्स ही नहीं पता होते तो आप नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए आपको फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे से समझने के लिए और समझदारी और बढ़ाने के लिए आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग हर एक के समझना जरूरी होगा। और इसीलिए एक दो पॉइंट नहीं दिए हुए, आपको शायद 8-10 पॉइंट दिए हुए हर एक मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा मैंने एक इमेज लिया था गूगल से, ये आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी देगा ऐसे। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एकदम मतलब बहुत सिंपल डायग्राम है। डिविडेंड में देख लो, आपको जो प्रॉफिट है एकदम मस्त बताया हुआ है यहाँ पे कि भाई वो प्रॉफिट अपने पास में रखना है या फिर डिविडेंड में बांट देना है। अपने पास में रखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? काफी ब्लर लग रहा है वो मेरे को, शायद आप लोगों को। रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग है भाई, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो पैसा है वो जो प्रॉफिट आया वो एज इट इज से अपन ने वापस रख दिया, रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आ गया रिटेन्ड अर्निंग करना है या फिर हमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वैसे देखो यहाँ पे ये फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये कैपिटल बजटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर देखो कि भाई आपको कैपिटल बजटिंग करनी है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपको पैसा डालना है या फिर आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा डालना है। ठीक है, अच्छा वहीं पे देखो फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन जो है इसके अंदर भी आपको 2 पार्ट बताई हुई है, मतलब एक ही बार में आपको एक ही शॉट में एकदम क्लियर कर दे रहा है ये इमेज कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा और रिटेन अर्निंग इस तरीके से, सॉरी डिविडेंड डिसीजन इस तरीके से। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या है कि भाई आपको डेट लेना है या फिर इक्विटी लेना है, यानी कि ओनर्स फंड यूज करना है या फिर इसका क्या नाम दूं मैं, अरे सॉरी गलत लिख दिया मैंने ना। डेट का नाम होता है ओनर्स फंड, तो इक्विटी का नाम होता है। डेट का क्या नाम होता है, कोई कहना चाहे तो? बोरोड फंड। बोरोड फंड, क्या बात है, वेरी गुड उमेश। तो ये बोरोड फंड हो गया। ठीक है, तो एक हो गया बोरोड फंड, और या तो आपको लोगों से पैसा लेकर आना है या फिर अपना खुद का पैसा यूज करना है। ये हो गया अपना फाइनेंशियल डिसीजन। ये तीनों डिसीजंस के ऊपर अपन को अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, अभी के लिए मतलब मैं इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि आगे का मेरे को अभी स्लाइड्स और बनानी है, और देखते हैं आगे फिर अपन कैसे क्या इसको, तुम फैक्टर्स अफेक्टिंग जो अपन एक बार कल वापस से स्टडी करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग और थोड़े बहुत जो चीजें हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे।